16 जनवरी 2026 नोएडा के सेक्टर 150 के एटीएस ली ग्रैंडियोस रोड के पास रात के लगभग 1 बजे फोन में रिकॉर्ड हुई ये वीडियो 27 साल के युवराज मेहता के आखिरी पलों की है, जिसमें घने कोहरे के बीच धुंधली सी एक लाइट नजर आ रही है जो युवराज के फोन की फ्लैश लाइट है, जिसे जलाकर युवराज लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। ग्रैंड विटारा कार की छत पर लेटा युवराज धीरे धीरे गाड़ी के साथ दलदल में समाने लग गया, जिसे बचाने के लिए वीडियो में नजर आ रहे दमकल कर्मी स्विमिंग ट्यूब और कमर में रस्सी बांध पानी में उतरता है। लेकिन इस कोशिश में थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर वो दमकल कर्मी अपना बैलेंस खोने लगता है और वापस खींचने के लिए कहता है, क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? यह एक ऐसा केस है जहां खुद पुलिस ही विटनेस टैंपरिंग करने लग गई। और इससे शर्मनाक बात तब हुई जब इंसाफ तो दूर खुद विक्टिम ब्लेमिंग का घिनौना खेल शुरू हुआ। इस केस ने 11 साल पहले शुरू हुए करप्शन की भेंट चढ़े एक ऐसे प्रोजेक्ट की फाइल खोल दी, जिसे अगर वक्त रहते शुरू कर दिया जाता तो ना जाने कितनों की जिंदगियां बच जाती। इस मौत के असली जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसी हत्या के गुनहगारों को सच में वो सजा मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं? आज हम ना सिर्फ इस केस को डिटेल में समझेंगे, बल्कि उम्मीद करेंगे कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस सच को सब तक पहुंचाने में हमारा साथ देंगे। नोएडा के सेक्टर 150 की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रह रहे एसबीआई के रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार मेहता की वाइफ की डेथ सालों पहले हो गई थी और उनकी बेटी भी शादी करने के बाद दूसरे देश में शिफ्ट हो गई थी। इसी वजह से राजकुमार अपने इकलौते बेटे युवराज के साथ अकेले रहा करते थे। युवराज गुरुग्राम की डनहम्बी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और घर से डेली अप डाउन करता था। भले ही गुरुग्राम के सेक्टर 54 से नोएडा के सेक्टर 150 की दूरी लगभग 66 किलोमीटर की थी और इतनी लंबी दूरी और उसमें भी ट्रैफिक में फंसने की वजह से युवराज को घर लौटने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था। लेकिन फिर भी अपने पिता के साथ रहने के लिए उसने टफ डेली रूटीन को अपना लिया था। 16 जनवरी 2026 की रात करीब 12 बजे युवराज अपनी कार को ड्राइव करते हुए घर लौट रहा था। देर रात होते ही चारों तरफ कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी और आगे का रास्ता नजर आना बंद हो गया था। घर से थोड़ी दूर पर एटीएस ली ग्रैंडियोस रोड पर शार्प टर्न था और कुछ ना दिखाई देने की वजह से युवराज उस टर्न को भाप नहीं पाया और उसकी कार एक ऐसे गहरे पिट में जा गिरी जो लगभग 30 से 50 फीट गहरा था और उसमें लगभग 20 फीट तक पानी भरा था। जैसे ही कार उस पिट में गिरी, वैसे ही केबिन में ट्रैप्ड एयर और बॉइंट फोर्स की वजह से थोड़ी देर में धीरे धीरे पानी में वो डूबने लग गई। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली कोई भी सहम जाएगा, लेकिन फिर भी युवराज ने खुद को कंपोज रखते हुए पहले सीट बेल्ट हटाई और सनरूफ के रास्ते वो कार की छत पर चढ़कर लेट गया ताकि वेट डिस्प्लेस होने की वजह से कार स्लोली पानी में डूबे। गाड़ी की छत पर लेटे युवराज ने जब चारों तरफ देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि गाड़ी जिस स्पीड से पिट में गिरी थी उसकी वजह से वो प्लॉट के किनारे से बहुत दूर आ गया था। ऊपर से युवराज को स्विमिंग भी नहीं आती थी, फिर भी उसने पानी की गहराई को मापने की कोशिश की ताकि वो जान बचा सके, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम हो गया। इसलिए मदद मांगने के लिए 12:20 पर उसने अपने पिता को कॉल लगाई। आधी रात का वक्त था और युवराज के पिता राजकुमार अपने बेड पर लेटे बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे थे। कॉल उठाते ही उन्हें युवराज की आवाज आई कि पापा पापा, मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। किसी भी पिता के लिए ये शब्द बहुत ही भारी होंगे। पूरा मसला समझते ही राजकुमार फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़े और मदद मांगने के लिए सोसाइटी ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया। इधर युवराज ने अपने पिता को अपनी व्हाट्सएप लोकेशन सेंड कर दी ताकि उसे इस कोहरे में लोकेट किया जा सके। युवराज जिस जगह पर गिरा था वो उनकी सोसाइटी से मात्र 200 मीटर ही दूर था, इसलिए राजकुमार नेबर्स और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर उसकी व्हाट्सएप लोकेशन के अकॉर्डिंग अगले 10 मिनट तक युवराज को खोजते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। रात के 12:30 बजे जब वो रोड के कट के पास पहुंचे तो घने कोहरे की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए राजकुमार जोर जोर से चिल्लाने लग गए। अपने पिता की आवाज जैसे ही युवराज के कानों में पड़ी तो वो फौरन वापस चिल्लाया कि पापा बचाओ, हेल्प मी। राजकुमार को आवाज तो आ रही थी, पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन्हें अपना बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में राजकुमार के इंस्ट्रक्शन के बाद युवराज ने अपने फोन की फ्लैशलाइट खोल ली। फ्लैशलाइट खुलते ही एक फेंट सी लाइट उन्हें दूर उस पानी से भरे पिट में नजर आने लग गई। ऐसी टेंस सिचुएशन में यह फ्लैशलाइट अब एक प्रूफ बन गई थी कि युवराज अभी तक सही सलामत था।
पर गाड़ी सड़क से 50 से 60 फीट दूर जा चुकी थी और धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। इसलिए राजकुमार ने बिना देरी किए 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही वक्त में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, पर कोई भी राजकुमार की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। वो बस सब अपने फोन से वीडियो बनाने में लग गए। ऐसे में राजकुमार ने उन सबसे गुजारिश की कि प्लीज वीडियो नहीं बनाइए, मेरे बेटे की मदद करिए। लगभग 20 मिनट बाद रात के 12:50 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे कोहरा भी और घना होता चला गया। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। पुलिस ने शुरुआत में रस्सी फेंककर युवराज को बचाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी युवराज तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पुलिस और दमकल कर्मियों को मिलाकर लगभग 9 लोग वहां मौजूद थे। कोई कह रहा था कि पानी बहुत ठंडा है, कैसे उतरें, तो कोई कह रहा था कि नीचे साइड में सरिया हो सकती है। बहानेबाजी करते हुए वहां मौजूद कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने क्रेन मंगवाई, लेकिन क्रेन भी युवराज तक पहुंच नहीं पा रही थी। वो सिर्फ 30 से 40 फीट तक ही जा पा रही थी, जबकि कार और युवराज उससे काफी आगे थे। इसी बीच फायर ब्रिगेड का एक कर्मी हिम्मत करके स्विमिंग ट्यूब और रस्सी की मदद से पानी में तो उतरा, लेकिन दलदल और झाड़ियों की वजह से वो भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। जितना वक्त बीतता जा रहा था, उतना ही युवराज को बचाने के चांसेस कम होते जा रहे थे। इसी डेस्परेशन में युवराज के पिता खुद पानी में उतरने को तैयार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। लगभग आधे घंटे बाद रात 1:15 बजे एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और उनके आने से लोगों में एक उम्मीद जगी। टीम को देखकर लोग चिल्लाने लगे कि बचाओ, कुछ तो करो। लेकिन यहां एक और शॉकिंग सच सामने आया। एसडीआरएफ टीम के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं था जिससे युवराज की मदद की जा सके। ना उनके पास थ्रो रोप्स थी, ना लाइफ जैकेट्स और ना ही इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स। शर्म की बात यह थी कि जब उनके पास कुछ था ही नहीं, तो फिर वो वहां करने क्या आए थे और इतना समय खाली हाथ पहुंचने में क्यों लगाया। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह थी कि एसडीआरएफ टीम में किसी को भी ठीक से तैरना ही नहीं आता था। वो बस वहां खड़े बाकी लोगों की तरह युवराज को धीरे धीरे पानी में जाते हुए देख रहे थे। युवराज कार के साथ 80 मिनट से ज्यादा वक्त तक पानी में फंसा हुआ था और वो मदद के लिए गुहार लगाते हुए चीख रहा था कि मुझे बचा लो, कार जल्दी ही डूब जाएगी। लेकिन इस पैरालाइज सिस्टम में कोई भी आगे बढ़कर उसकी जान बचाने नहीं आया। एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबते हुए देखकर टूटकर रोने लगा। इसी बीच वहां से फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी एजेंट मुनिंदर गुजर रहा था। रेस्क्यू का यह हाल देखकर वो खुद रस्सी की मदद से पानी में उतरने के लिए आगे आया। ना वो कोई उनका अपना था और ना ही किसी सरकारी तंत्र का हिस्सा, लेकिन फिर भी बिना अपनी जान की परवाह किए वो उस दलदल में युवराज को ढूंढने लगा। जीरो विजिबिलिटी में वो फ्लैशलाइट की महीन सी रोशनी भी बुझ चुकी थी जिससे युवराज को लोकेट किया जा सकता। फिर भी मुनिंदर लगभग 30 मिनट तक पानी में रहा। 50 मीटर तक वो उस दलदल के अंदर भी गया, लेकिन युवराज कहीं नहीं मिला। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज के पानी में डूबने के बाद रात 1:55 पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक वो किसी काम की नहीं रह गई थी। उस वक्त स्पॉट पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लगभग 30 लोग, पुलिस और फायर फाइटर्स मिलाकर करीब 50 लोग, यानी टोटल 80 लोग वहां मौजूद थे। लेकिन इन 80 लोगों में एक भी युवराज की जान नहीं बचा पाया। इसके बाद सर्च लाइट्स, क्रेन और लैडर की मदद से एक टीम पानी में उतरी और लगभग 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद डाइवर्स ने सुबह 4:15 पर युवराज की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लिया। युवराज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी, इसलिए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस पूरे वक्त तक सबका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था कि किसी तरह युवराज को जिंदा रेस्क्यू करना। लेकिन उसकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि इसका जिम्मेदार कौन है। ठंड के मौसम में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होना कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे मौसम में भी लोग रोड लाइट्स, रोड मार्किंग्स और सेफ्टी बोर्ड की मदद से गाड़ी सेफली चला लेते हैं। पर नोएडा के सेक्टर 150 की जिस साइड पर यह हादसा हुआ, वहां कोई भी बेसिक रोड सेफ्टी फीचर मौजूद ही नहीं था। न रिफ्लेक्टिव कैट आइस थी, न शेवरॉन अलाइनमेंट साइंस, न स्ट्रीट लाइट्स और न ही रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैरिकेडिंग। कहीं से भी यह अंदाजा नहीं लग सकता था कि रोड अचानक खत्म होने वाली है, और न ही कोई ऐसा बैरिकेड था जो गाड़ी को उस दलदल में जाने से रोक सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की कमी की वजह से यह एक्सीडेंट जानलेवा बन गया, वो भी नोएडा जैसे शहर में जो यूपी की प्रीमियम सिटीज में गिना जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि युवराज की जान जिस जगह गई, वहां सिर्फ 15 दिन पहले ही एक और हादसा हो चुका था। 31 दिसंबर 2025 की रात को इसी धोखे में एक ट्रक उसी जगह की लो हाइटेड बाउंड्री वॉल से जाकर टकरा गया। उस वक्त दीवार मौजूद होने की वजह से ट्रक वहीं अटक गया था और वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बचा लिया था।
लेकिन इस हादसे के बाद उस टूटी हुई दीवार को ना रिपेयर किया गया, ना कोई बैरिकेडिंग लगाई गई और ना ही कोई सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की इसी लापरवाही की वजह से उसी टूटी हुई दीवार के पास एक और हादसा हुआ और इस बार कीमत युवराज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुनने में शायद खराब लगे, लेकिन ऐसे घातक हादसे नोएडा में धीरे धीरे आम बात बनते जा रहे हैं, क्योंकि इससे 10 महीने पहले भी एक बिल्कुल ऐसा ही हादसा हो चुका था। दिल्ली के रहने वाले भारत भाटी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और वो 1 मार्च 2024 को दोपहर के 3 बजे हरियाणा के फारूक नगर से ग्रेटर नोएडा एक शादी में शामिल होने आ रहे थे। रास्ते में जब वो सेक्टर P4 पहुंचे तो वहां एक यू टर्न था जिसके आगे रास्ता बंद था और ठीक सामने गहरा नाला मौजूद था। उस पॉइंट पर ना ही कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई रिफ्लेक्टर, जिसकी वजह से भारत भाटी गाड़ी समेत नाले में डूब गए और उनकी मौत हो गई। जब स्टेशन मास्टर की डेथ की घटना की जांच हुई तो सामने आया कि यह हादसा नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के गंभीर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वहां सिर्फ टेम्परेरी बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन कोई परमानेंट सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाए गए और ना ही कोई वार्निंग बोर्ड्स। यानी सिस्टम ने सिर्फ रिएक्शन दिया पर सॉल्यूशन नहीं। अब सवाल आता है कि इस सिस्टम की लापरवाही की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल सेक्टर 150 नोएडा में जो 30 फीट गहरी पानी से भरी खाई मौत का कारण बनी, वो एक दिन में नहीं बनी थी। इसके पीछे सालों की लापरवाही, गलत प्लानिंग और सिस्टम की खामोशी छुपी हुई है। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी को जांच के ऑर्डर दिए थे और इसी ऑर्डर के तहत सीबीआई ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस केस में कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज, सुरप्रीत सिंह सूरी और नोएडा अथॉरिटी के अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया। यह एफआईआर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोटस ग्रीन की लगभग 24 सब लीज कंपनीज को भी जांच के दायरे में लाया गया और यह पूरा मामला सेक्टर 150 के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। अब सवाल यह है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां असल में चल क्या रहा था। हादसे की जगह स्पोर्ट्स सिटी का प्लॉट नंबर 2A-3 है, यानी लगभग 27,185 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसका लैंड यूज स्पोर्ट्स सिटी लेआउट में कमर्शियल दिखाया गया था। इस प्लॉट का लीड डेवलपर लोटस ग्रीन था, जिससे यह प्लॉट MZ विजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सब डिवीजन करवा लिया। 2017 में इस प्लॉट का एक नया नक्शा पास कराया गया। प्लान यह था कि यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इसी के लिए बिल्डर ने डबल बेसमेंट की खुदाई भी शुरू कर दी। लेकिन यहीं से कहानी उलझने लगती है, क्योंकि बाद में बिल्डर ने एक रिवाइज प्लान अथॉरिटी को सबमिट किया, जिसमें पूरे प्लॉट को मॉल नुमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में यूज करने की मांग की गई। मगर मई 2022 में नोएडा अथॉरिटी ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अथॉरिटी का कहना था कि यहां सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़ी प्रो शॉप और फूड एंड बेवरेजेस की यूनिट्स की परमिशन है, इसलिए पूरे शॉपिंग मॉल जैसा कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। अब इसके बाद से ही बिल्डर ने काम वहीं रोक दिया, लेकिन बेसमेंट की खुदाई हो चुकी थी। पर काम रुकने के बाद ना तो उस बेसमेंट को भरा गया, ना सिक्योर किया गया और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगाई गई। उल्टा वक्त के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। नाले और सीवर लाइंस की लीकेज से उस गहरे बेसमेंट में पानी भरने लगा, जिस वजह से साल 2022 में खुद डेवलपर ने अथॉरिटी को लेटर लिखकर वार्न किया था कि कोलैप्स सीवर लाइन की वजह से बेसमेंट फ्लडेड हो रहा है। 3 साल तक यह गड्ढा ऐसे ही पड़ा रहा। बारिश का पानी, सीवर का पानी और मिट्टी मिलकर इस बेसमेंट को एक खामोश मौत के दलदल में बदल चुकी थी। साल 2022 की सैटेलाइट इमेजेस में यह पानी से भरा साफ नजर भी आ रहा था, लेकिन आसमान से दिखने वाला यह खतरा जमीन पर मौजूद सिस्टम को नजर ही नहीं आया। अब बात उस बाउंड्री वॉल की जो रोड और इस जानलेवा खाई के बीच आखिरी सहारा थी। वहां कोई क्रैश बैरियर नहीं था, सिर्फ एक नीची हाइट की कमजोर ईंट की दीवार थी। हादसे से करीब 15 दिन पहले ही एक ट्रक इसी दीवार से टकरा गया था, लेकिन तब भी यह सिस्टम नहीं जागा। घने कोहरे की रात, बिना रिफ्लेक्टर, बिना वार्निंग साइन और बिना प्रॉपर स्ट्रीट लाइट के यह दीवार रोड का ही हिस्सा लगती थी और यही युवराज की मौत का कारण बनी। यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये उस स्पोर्ट्स सिटी मॉडल की नाकामी थी, जहां प्लानिंग सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई और जमीन पर सिर्फ खतरे उगते चले गए। इस हादसे को अनफोर्सीन एक्सीडेंट कहना सच को आधा बोलना है, क्योंकि यह खतरा अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके बारे में रिटन वार्निंग्स दी जा चुकी थी, जो फाइलों में दफन हो गई। हादसे से लगभग 4.5 महीने पहले 27 अगस्त 2025 को समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू के रेजिडेंट्स ने एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट दी थी। ये सोसाइटी उसी जानलेवा प्लॉट की बाउंड्री शेयर करती है और ये कंप्लेंट लोकल MP डॉक्टर महेश शर्मा को भेजी गई थी। इस लेटर में रेसिडेंट्स ने क्लियर लिखा था कि एरिया में पानी जमा हो रहा है
रोड्स टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और सड़कों को मरम्मत की तुरंत जरूरत है। रेजिडेंट्स ने इसे एक एमिनेंट डेंजर बताया था। एमपी डॉक्टर महेश शर्मा ने भी इस लेटर को लाइटली नहीं लिया और 2 सितंबर 2025 को उन्होंने इस कंप्लेन को नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को फॉरवर्ड किया। कवरिंग नोट में सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट थी, एक्शन डीम्ड फिट, मतलब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इंडोर्समेंट के बाद अथॉरिटी को बस तुरंत इस पर एक्ट करने की जरूरत थी। लेकिन सीईओ ऑफिस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस कंप्लेंट पर कोई विजिबल एक्शन नहीं लिया। जरा सोचिए कि एक इलेक्टेड एमपी के लेटर की यह वैल्यू है तो आम जनता की क्या ही सुनवाई होगी। इस कहानी का सबसे आयरॉनिक हिस्सा यह है कि डेवलपर खुद इस खतरे को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था। 14 मार्च 2022 को एमजेड वेस्टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को एक लेटर लिखा जिसमें डेवलपर ने खुद माना था कि प्लॉट SC02A3 के बेसमेंट में सीवर और ड्रेन लाइंस कोलैप्स हो चुकी हैं, जिस वजह से बेसमेंट पानी से भर रहा है। लेटर में क्लियरली लिखा था, एनी एक्सीडेंट कैन हैपन अननोइंगली। डेवलपर ने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी कि ड्रेन और सीवर लाइंस रिपेयर की जाएं और जमा पानी को तुरंत पंप आउट किया जाए। इसका मतलब यह है कि नोएडा अथॉरिटी को 2022 से ही पता था कि यह प्लॉट एक पोटेंशियल डेथ ट्रैप बन चुका है। 3 साल तक 2022 से 2025 के बीच अथॉरिटी के पास वार्निंग भी थी, लोकेशन भी क्लियर थी और कॉन्सिक्वेंसेस को लिखित रूप में भी बताया गया था। फिर भी कोई फेंसिंग नहीं, कोई ड्रेनेज फिक्स नहीं, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं। यह सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड इनएक्शन था। और जब हादसा हुआ तो सिस्टम के पास कहने के लिए एक शब्द बचा, एक्सीडेंट। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस की वजह से युवराज की एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि सिस्टम के हाथों उसका मर्डर हुआ था। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के फेलियर के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय यह सिस्टम अपनी गलती और कमियों को छुपाने में लग गया और सारा फोकस सभी आवाजों को दबाने में लगा दिया। और इसकी शुरुआत हुई विटनेस टैंपरिंग से, जब 16 जनवरी की रात युवराज की जान बचाने के लिए पानी में कूदने वाले डिलीवरी एजेंट मोनिंदर की ही आवाज को सिस्टम ने दबाना शुरू कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद मोनिंदर ने मीडिया इंटरव्यूज में साफ साफ पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और SDRF को युवराज की जान ना बचा पाने के लिए ब्लेम किया था। लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। लेकिन 2 दिन बाद ही उसका दूसरा वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वो पुलिस और सिस्टम की तारीफ करने लग गया और फॉग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगा। यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी, अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, वो जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। पहले वीडियो में जहां मोनिंदर कैमरा में नजर मिलाता सारे सच को सामने रख रहा था, वहीं दूसरे वीडियो में वो किसी स्क्रिप्ट को पढ़ते नजर आ रहा था और बार बार लाइंस को रिपीट कर रहा था जैसे वो उन बातों को रट कर बता रहा हो। ये बदलता बयान तब सामने आया जब सिस्टम की नाकामी की बात पर लोगों को गुस्सा आने लग गया। लेकिन आखिरकार मोनिंदर ने इसके पीछे की हकीकत को बयां किया और बताया कि उसे नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में घंटों के लिए डिटेन कर दिया गया था और उसे यह कहकर डराया धमकाया गया था कि हमें और तुम्हें यहीं रहना है, यह मीडिया तो 2 दिन बाद यहां से चली जाएगी। और फिर पुलिस उसे एक पार्क में लेकर गई जहां उसका जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसे पुलिस की तारीफ और रेस्क्यू की बात कहलवाई गई। वहां मौजूद गवर्नमेंट के 80 लोगों में से कोई भी युवराज को बचाने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि जिसने सच में कोशिश की उसी की आवाज को डरा धमका कर दबाने की कोशिश की गई। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लोग कल को पुलिस के डर से किसी की मदद करने से भी घबराएंगे। अब एक तरफ पुलिस जहां अपनी नाकामी छुपाने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस साइट पर सैकड़ों टन मलबा डलवा दिया। दावा यह किया गया कि इससे सेफ्टी बढ़ेगी, लेकिन हकीकत यह थी कि SIT इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही क्राइम सीन को ऑल्टर किया जा रहा था ताकि ओरिजिनल बाउंड्री और सिस्टम की गलतियां जमीन के नीचे दफन की जा सके। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। जब गलती छुपाने के सभी तरीके फेल होने लगे तो विक्टिम ब्लेमिंग का गेम शुरू हुआ। कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि 16 जनवरी 2025 को युवराज एक पब में बैठा हुआ था
और क्लेम किया गया कि वहां लगभग 3 घंटे तक शराब पार्टी हुई थी। इंटेंशन सिर्फ एक था कि पब्लिक के दिमाग में ये नैरेटिव बैठाना कि एक्सीडेंट अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हुआ था। धीरे धीरे ये नैरेटिव लोगों के दिमाग में घुसने भी लगा। 16 जनवरी 2026 की शाम 6:17 पर युवराज अपनी कंपनी के ऑफिस से निकलता है और अपनी कार से 6:58 पर गुरुग्राम में सेक्टर 43 के मैनहट्टन बार पहुंचता है। दरअसल ये पार्टी युवराज की कंपनी ने ऑर्गेनाइज की थी, जहां सीसीटीवी फुटेज में युवराज टेबल नंबर 18 पर बैठे नजर आ रहा है। इस ऑफिस पार्टी को अटेंड करने के बाद वो 9:44 पर घर को निकल गया, जिसके लगभग 2.5 घंटे बाद ही वो हादसे का शिकार हो गया। इंटरनेट में फैलाई गई अल्कोहल इन्फ्लुएंस की कहानी तब झूठी साबित हो गई जब युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके ब्लड में अल्कोहल का कोई ट्रेस नहीं मिला, बल्कि रिपोर्ट के हिसाब से लंग्स में पानी भरने के चलते दम घुटने से और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई थी। लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए विक्टिम ब्लेमिंग का यह खेल कोई नया नहीं है। इस घटना की सीधी जिम्मेदार वो अथॉरिटीज हैं जो सालों से अपने काम में फेल होती आ रही हैं। बस एक हादसे ने उनकी सारी कमियों को सबके सामने लाकर रख दिया। एसडीआरएफ जैसी टीम्स जिन्हें ऐसी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, वो भी कुछ नहीं कर पाई और इसी वजह से लोगों का गुस्सा नोएडा की डीएम मेधा रूपम पर भी फूटने लगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन होने के बावजूद क्या कभी ये नोटिस नहीं किया गया कि उनकी रेस्क्यू टीम्स के पास बेसिक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट तक नहीं है? क्या कभी ये चेक नहीं हुआ कि इमरजेंसी के वक्त ग्राउंड पर कौन उतरेगा, कौन तैर पाएगा और कौन सिर्फ तमाशा देखेगा? या फिर ये सब कभी प्रायोरिटी था ही नहीं? ये एक क्लियर केस है सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस का, और इस सिस्टम में डीएम भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने वो लोग जिनकी लापरवाही ने युवराज की जान ले ली। युवराज की मौत ने करप्शन की और परतें भी खोलकर सामने रख दी, जिसने ये दिखा दिया कि यह हादसा असल में बीते 11 साल की लापरवाही का नतीजा था। साल 2015 में नोएडा के लिए एक स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था, जिसके तहत सेक्टर 150 में जमा रेन वाटर को डाइवर्ट करके हिंडन नदी में ड्रेन किया जाना था। साल 2016 में नोएडा अथॉरिटी ने इसके डिजाइन और ड्राइंग्स के लिए 13.5 लाख रुपए सैंक्शन किए और इसका आर्किटेक्चरल अप्रूवल आईआईटी दिल्ली से भी मिल चुका था। लेकिन मल्टीपल सर्वेज, साइट इंस्पेक्शन और 11 साल तक फंड मिलने के बावजूद यह प्लान सिर्फ फाइल और पेपर तक ही सीमित रह गया। ग्राउंड पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि सेक्टर 150 धीरे धीरे परमानेंट फ्लड जोन में बदल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बजाय ऑफिशियल्स ने प्रोजेक्ट को ही डिले कर दिया, जिसमें 30 लाख रुपए और मांगे गए। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। नए सर्वेस, नई डिमांड्स और प्रोजेक्ट फिर से अटक गया। इस डिले का सबसे बड़ा असर 2023 के मानसून में सामने आया, जब सेक्टर 150 और आसपास के इलाकों में मैसिव वाटर लॉगिंग हो गई और वक्त के साथ इस एरिया में गहरे अनमार्क्ड डेड ट्रैप पिट्स बनते चले गए। इस घटना के बाद यूपी के सीएम ने 3 लोगों की एसआईटी टीम फॉर्म कर दी है। अभी तक कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को ट्रांसफर कर दिया गया और नॉलेज पार्क कोतवाली ने सभी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड एमजेड विजडम प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 5 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 बिल्डर्स अरेस्ट किए जा चुके हैं, वहीं 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आज अगर उसी जगह पर किसी नेता या मंत्री का आना हो तो रातों रात डिवाइडर साफ हो जाते हैं, गमले पेंट हो जाते हैं और रोड भी बिना टेंडर पास हुए बन जाती है। सारे पॉट होल्स बंद कर दिए जाते हैं और हर कोने पर पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि वीआईपीज को जरा सी भी तकलीफ ना हो। लेकिन इसी सिस्टम में जहां टैक्स पेयर्स के पैसे से सबकी सैलरी बनती है, जहां आम लोगों के पैसों से पूरा शहर चलता है, वहां आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं होती। अगर यही हादसा किसी नेता या मंत्री के बच्चे के साथ होता तो पूरी पुलिस फोर्स 1 सेकंड में एक्शन में होती। तैरना आता हो या नहीं, सब पानी में कूद जाते। रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और मेडल्स बांटे जा रहे होते। लेकिन जब वही हादसा एक कॉमन आदमी के साथ होता है जो रोज इसी रोड पर चलता है, तो उसकी मौत को बस एक नाम दे दिया जाता है, एक्सीडेंटल डेथ। क्योंकि इस देश में आम इंसान की जान सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बनकर रह जाती है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।